छोटे भाई, इस क्षेत्र के विधायक, और जितनी तेज धूम में हमको इन्होंने बैठाया है, उस धूम में ही अपने काम करते हैं। रोहित ठाकुर जी, हमारे नरेश चौहान जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, हमारे जी सौरभ चौहान जी, हमारे साथ कॉलेज में मेरे साथी, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा करता था, जोगिंदर चौहान जी, और मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो मेरे साथ युवा कांग्रेस के समय से लंबे समय से जुड़े रहे, मोतीराम जी, मेरे पड़ोसी हमारे रमेश चौहान जी, सभी जो एंकर थे वो भी मेरे पड़ोसी हैं, और हमारे पवन जी, हमारे चौहान साहब, कुशल मोक्ता जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथी, 40 वर्ष पहले मैं कोटखाई आया था। 40 वर्ष पहले जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, जुब्बल कोटखाई के 50% बच्चे इस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में पढ़ा करते थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं कोटखाई आया, सर्दियों का समय था, बकरीद का समय था, और 10 दिन के लिए मैं यहां आया। कोटखाई से मराठू बस चलती थी, फिर थ्रोड़ा पैदल चलना पड़ता था ऊपर पहाड़ में। मैं थ्रोड़ा में रहा, जो आप काल्टर साहब बोल रहे हैं उनके घर में रहा, भंडारा देखा, फिर किशैनी गया। बर्फ पड़ती थी, खूब बर्फ पड़ती थी, और 40 वर्ष पहले एक कॉलेज में जो जनरल सेक्रेटरी था, वो अगले वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का अध्यक्ष बना, और कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे आम परिवार से निकलकर, जिसके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। और मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद रोहित ठाकुर जी से कई बार चर्चा हुई। जब आपदा आई तो हमने रूड़ू में एक बैठक की। मैंने कहा जुब्बल कोटखाई में जो विपदा आई है इस समय प्रदेश की जनता की और विधानसभा क्षेत्र की, उस विपदा में हमारे बागवान का सेब जो है वो बगीचों में सड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने जुब्बल कोटखाई, चौपाल, सभी जिले का नेतृत्व माननीय रोहित ठाकुर जी को दिया, और 40 साल पुराना रिश्ते का ये संबंध है कि आज सचिवालय में 5 लोग किसी भी मंत्रिमंडल काल में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में काम कर रहे हैं। जिसमें नरेश चौहान जी कोकू नाला से मीडिया एडवाइजर है, रितेश कपरेड जी पुड़क से है, सुरेंद्र चौहान जी क्यारी से है, और हमारे सौरभ चौहान जी और सुधीर आजाद जी भी हमारे पीछे बैठे हैं। ये भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे। एक प्रदीप ठाकुर जी है, सब लोग मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। ये एक संबंध होता है, जो संबंध छात्र जीवन से बना, वो अब मुख्यमंत्री ऑफिस तक आपको कोटखाई जुब्बल की जनता का देखने को मिलेगा। अक्सर रोहित ठाकुर जी कहते हैं कि जुब्बल कोटखाई के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा रखते हैं, और कम से कम शिमला जिला के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर बार 8-10 लोगों को रोहित जी टिकट दिलाने में सफल हो जाते हैं। और मैं कहता हूं कि रोहित जी कल को ये सब टिकट बन गए, मेयर बन गए, काउंसलर बन गए, कल को जुब्बल कोटखाई में भी टिकट मांगेंगे। तो रोहित जी कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वो सबको मिलता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये रोहित ठाकुर जी का बड़ा दिल है कि किसी की विधानसभा क्षेत्र से इतने ज्यादा लोग बने
और उन लोगों को टिकट दिलाने में खुद रोहित ठाकुर जी आए। यही एक बड़े नेता की निशानी होती है। और अभी जब ये कामों की बात पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मैं जैसे ही घोषणा करूंगा ये 7 बजे ही आ जाएंगे। फिर बोलेंगे कि कोटखाई की जनसभा में आपने ये घोषणा की है, अब इसको फोन करो, अब इसको फोन करो। मैंने कहा रोहित जी आप सुबह जल्दी मत उठे करो, आप थोड़ा आराम से उठे करो। और ये विशेषता है कि इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि जुब्बल कोटखाई में 2 वर्ष में इन्होंने कितना पैसा लाया, पर ये संतुष्ट नहीं होते। इनको संतुष्ट इसलिए नहीं होते कि इनको लगा रहता कि मेरे को मंत्रिमंडल में स्थान मिला तो मैं अपने हर आदमी की सोच को, उसके विकास की सोच को मैं आप तक पहुंचाऊं। जुब्बल कोटखाई में जब आपदा आई, पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा था, हर जगह तबाही हुई थी। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ पूरी सरकार इस तबाही से निपटने की चुनौती का सामना कर रही थी। मैं हर एक क्षेत्र में गया, 22,000 के करीब घर इस आपदा में तबाह हो गए, कई पशुशालाएं तबाह हो गई, कई पीने की पानी की योजनाएं बह गई, कई सड़कें त्रस्त हो गई। 7 जुलाई 2023 को यह आपदा शुरू हुई। कुल्लू जिला इससे सबसे अधिक प्रभावित हुआ और 14 अगस्त 2023 को शिमला में अत्यधिक बारिश हुई और एक ही दिन में 14 अगस्त अगले दिन आजादी का उत्सव था। 51 लोगों की मौत हुई। हर प्रकार से फोन आ रहे थे। मैंने हर एक मंत्रिमंडल के सदस्य से बात की, कहा कि जुब्बल में भी बहुत तबाही हुई है, कुमारसैन, रामपुर, चौपाल, रोडू सब जगह तबाही का ऐसा आलम था कि प्रदेश सरकार ने उस चुनौती को युद्ध की तरह लड़ा। हमारे पास चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमारे पास हौसला भी बड़ा था। बागबान का सेब बगीचों में पड़ा हुआ था, छोटे छोटे लिंक रोड टूटे हुए थे। 15 दिन के अंदर अगर वो सेब मंडियों में ना पहुंचता तो वो बगीचों में सड़ जाता। हमने युद्ध स्तर पर ये जिम्मा उठाया और जुब्बल कोटखाई जो सेब के रूप में एक पहचान बना चुका है, 28 करोड़ रुपया हमने उस 3 महीने में सड़कों को खोलने के लिए दिया। रोहित ठाकुर जी रात को रोज शाम को मुझसे बात करते, कभी क्यारी कभी कोटखाई में हमके अत्यधिक नुकसान हुआ। मैंने कहा वहां भी रात दिन काम करिए, पैसे की चिंता मत करिए, क्योंकि जो किसान और बागवान होता है उसकी एक आशा, एक उम्मीद होती है कि साल में हमारी एक फसल होगी, ये फसल किसी न किसी तरह से सब्जी मंडी में पहुंचे। मैं खुद किसान का बेटा हूं, एक कर्मचारी का बेटा हूं। हमारी माताजी तो आज भी खेत में काम करते हैं। मैं दर्द भी जानता हूं, आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। जब हम उस चुनौती का सामना कर रहे थे, एक भी बागबान हमें आकर ये नहीं कह सकता कि हमारा सेब हमारे बगीचे में इस आपदा के कारण सड़ गया, क्योंकि यहां सड़क टूटी हुई थी। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई। हमें पता लगा कि आपके 165 करोड़ रुपया जो आपको समर्थ एमएसपी के रूप में मिलने चाहिए थे, जिसमें 90 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय के थे, हमने 165 करोड़ रुपया कई सालों का आपका तुरंत प्रभाव से दिया। यूनिवर्सल कार्टर की बात चलती थी कि यूनिवर्सल कार्टर लागू करे कि नहीं लागू करे। मेरी माननीय मंत्रिमंडल के सदस्य रोहित जी से बात हुई। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा सेब उत्पादक वाले आप हैं, आप मुझे
एडवाइस दीजिए कि क्या हमें यूनिवर्सल कार्टर लागू करना चाहिए या ना। इन्होंने कहा कि हम अपने किसानों का जो सेब है उस पेटी में कोई किलो के हिसाब से गिनती नहीं करते। किसी पेटी में 28 किलो सेब होता है, किसी में 24 किलो सेब होता है, किसी में 26 किलो सेब होता है। अगर उस सेब का मूल्य पेटी के हिसाब से निर्धारित किया गया तो भी आपको निश्चित मूल्य नहीं मिलता। जब इन्होंने मुझे फार्मूला समझाया, हमने यूनिवर्सल कार्टर को लागू किया और अगले वर्ष के लिए ये कहा है कि वो बॉक्स यूनिवर्सल कार्टन के जो भी आरती आपको उपलब्ध करवाएगा वो उसमें वेट भी लिखेगा। पराला की मंडी बन रही थी, कंप्लीशन में नहीं थी, पैसों की बात आई, हमने पराला की मंडी को कंप्लीट भी किया और जो आपका फल हम दे रहे हैं उससे हम अब वहां उसके बायो प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिए। तकरीबन ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां जनता की संपदा को सही मायने में पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा दिया। हमने बार बार कहा है कि हम जनता के सेवक हैं, हम सत्ता में केवल सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन का ही उदाहरण है कि आपका एमएसपी 1.5 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ऐतिहासिक वृद्धि हमने की, क्योंकि वो संपदा आपकी है। हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी के चोर दरवाजों को बंद किया। आर्थिक चुनौती का हम लोग सामना कर रहे हैं और 2 वर्ष में जिस प्रकार आर्थिक चुनौती का हमने सामना किया, आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर लौट रही है और 2027 का जो हमने अपनी जनता से वादा किया है कि हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे, इस दिशा में हमारी नीतियों ने काम करना शुरू किया। किस प्रकार आपकी संपदा को लुटा दिया जाता था। चुनाव आए, चुनावों से 6 महीने पहले 900 संस्थान खोल दिए। मैं 1000 संस्थान खोल सकता हूं, महज नोटिफिकेशन ही तो करनी है और राजनीतिक तौर पर सिर्फ राजनीतिक वोट के लिए मैं वो संस्थान खोल दूं और कर्मचारियों की नियुक्ति ना करूं तो मैं उस क्षेत्र की जनता के साथ धोखा कर रहा हूं। आज शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो 5वीं क्लास में नहीं पढ़ता हो वो दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। आज गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर, क्वालिटी एजुकेशन के स्तर पर हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यानी कि किसी पंचायत में कोई गवर्नमेंट स्कूल खुला है या गांव में खुला है तो हम उस पंचायत को भी धोखा दे रहे हैं। उस पंचायत के गांव के स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके माता पिता को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम वो गुणात्मक शिक्षा नहीं दे पा रहे। ये कारण क्यों हुआ? जब आपकी संपदा को शिक्षा के क्षेत्र में ना लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने के मकसद से अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगा दिया गया। हमने शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैं शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। रात दिन हम बैठ के करते हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक भी बच्चा जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। भारत सरकार ने सर्वे करवाया, एक भी बच्चा हमारा अभी स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। लेकिन क्या हम इसी प्रकार की गुणात्मक शिक्षा देते रहे? चर्चा हुई, फैसला किया गया कि हर जगह स्कूल शिक्षा संस्थान को मजबूत किया जाएगा। इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया, दूसरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टाफ उसमें डाल दिया। ना उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुई, ना दूसरे स्कूल में पढ़ाई अच्छी हुई। हम शिक्षा में आए, शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। 6000 टीचरों की नियुक्ति हमने की है, 3000 की नियुक्ति बैकवाइज हो चुकी है और 3000
आने वाले समय में राज्याचार्यों द्वारा भर्ती किए जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि 5-6 स्कूल बंद करके 25 बीघा में एक ऐसा स्कूल बनाए जहां पूरे साइंस के टीचर भी हो, कॉमर्स के टीचर भी हो और प्राइमरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल हो। हमारी सरकार इस दिशा में भी कार्य कर रही है। उनको दिन का भोजन स्कूल की तरफ से उपलब्ध करवाया जाए और शाम को वो अपने माता पिता के पास जाए। उसमें खेल कूद की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। इस प्रकार के शिक्षा संस्थान हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के तौर पर खोलने जा रहे हैं। हमने 300 करोड़ का बजट रखा है। जो पुराने स्कूल है, जिनकी बिल्डिंगें कई साल पुरानी हो गई है, उनको भी हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। जो व्यवस्था 40 साल से बिगड़ी है वो महज 2 साल में ठीक नहीं होगी, वो एक सोच के साथ ठीक होगी जब हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हेल्थ का क्या हाल है? आप शिमला जाते हैं, कोटखाई हॉस्पिटल आपका फर्स्ट एड दे सकता है, आपको बीमारी के बारे में सही जानकारी दे सकता है। जब आप शिमला जाते हैं तो क्या देखते हो? कैजुअलिटी में जाते हो, एक बेड पर 2 आदमी देख रहे हैं। डॉक्टर 72 घंटे ड्यूटी दे रहा है। अब 72 घंटे ड्यूटी देने वाले का कितनी सोच रही होगी, क्योंकि उसको भी तो थकावट होगी। हम उसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। पिछले कल ही हमने जो वर्ल्ड क्लास सिटी स्कैन से एडवांस टेक्नोलॉजी MRI थी टेस्ला की, हमने IGMC, टांडा, नेरचौक और मंडी के लिए 85 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया। जो रोबोटिक सर्जरी एम्स में हो रही है उसके अभी टेंडर खुले, हम IGMC में और टांडा में शुरू करने जा रहे हैं। अभी आप ऑपरेशन की डेट लेते हैं, महीने तक आपको ऑपरेशन की डेट मिलती है, नहीं तो फिर सिफारिश लगानी पड़ती है, हमारे पास आना पड़ता है और बीमारी आपकी बढ़ जाती है। जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं वो रेफरल बन गए हैं। डॉक्टर देखता है, आपको ट्रांसफर कर देता है अगली जगह। क्या इस प्रकार हमारी हॉस्पिटल होने चाहिए? हम उसमें 1500 करोड़ रुपए महज मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च करने जा रहे हैं। और मेडिकल टेक्नोलॉजी इसलिए, पहले ये पता तो लगे रोगी को कि मुझे बीमारी क्या है। आपको बीमारी का पता लगता है PGI में जाकर, एम्स में जाकर, और फिर इलाज के बारे में आप उस समय सोचते हैं कि मुझे किसी तरह मेरा इलाज हो जाए, पैसे की कोई चिंता नहीं करते। और 9 लाख लोग अपना इलाज करवाने हिमाचल प्रदेश के बाहर जाते हैं। 1350 करोड़ रुपया हमारा जो हम अपने हॉस्पिटलों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो बाहर जाकर खर्च करते हैं। उसमें से कई लोगों का इलाज होता है, कई हम लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। ये हाल करके पिछली भारतीय जनता पार्टी गई। बिजली का बिल मैं 10 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूं, कहा आपको भी 125 यूनिट माफ है। और जैसे ही बीजेपी ने जून 2022 में 125 यूनिट बिजली का यूनिट माफ किया, हमारे मीटर 18 लाख से 28 लाख हो गए। और 2200 करोड़ रुपए हम बिजली बोर्ड को आपका देते हैं, जो आपके हेल्थ, शिक्षा और सड़कों पर खर्च होना है, वो 2200 करोड़ रुपए हम सब्सिडी के रूप में देते हैं। बड़े बड़े होटल बने हैं, बड़े बड़े सीमेंट कारखाने लगे हैं, हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, जो करोड़ों रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं। हमने फैसला किया कि हम जो गरीब है, जो गांव में रहने वाला किसान है, उसको समृद्धशाली और समर्थ बनाएंगे। जो अपनी जेब से दे सकता है, जो अपने पैसे खर्च करके अपना बिजली की सब्सिडी को दे सकता है, उससे बिजली की सब्सिडी विड्रॉ करवाएंगे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया। हमने क्या किया 2 साल में? हमने कहा जो भी हिमाचल की संपदा है वो किसी एक वर्ग की नहीं है,
वो 75 लाख हिमाचल की जो जनसंख्या है उसमें उस जनता का अधिकार है। ऐसे लोगों की पहचान की गई जो कभी अपनी मांग नहीं रख सकते। इसका मतलब उनके हक को उनसे दूर कर दिया जाए, ये न्याय नहीं होगा। हमने 6000 अनाथ बच्चों को जो अपनी मां को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, जो किसी की दया पर निर्भर रहते थे, हमने कहा ये जिंदगी भर स्वाभिमान से नहीं जी सकेंगे अगर ये दया पर निर्भर रहेंगे। हमें उन्हें मुख्यमंत्री सुख आश्रय का कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। धनीराम शांडिल जी इस योजना को व्यक्तिगत तौर से देख रहे हैं। आज उन बच्चों को माँ बाप का प्यार तो हम दे नहीं सके, लेकिन राज्य सरकार का उनका हक संपदा का हम देने में सक्षम हुए। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे को हम 4000 रुपया महीना दे रहे हैं, साल का 48,000 रुपया दे रहे हैं। 18 साल से नीचे वाले को 2500 रुपया दे रहे हैं। जो पैदा हुआ बच्चा है, किसी दुर्घटना में उसके माँ बाप चले गए, अगर वो चाचा जी के पास भी रहता है, ताया जी के भी पास रहता है, या अनाथ आश्रम में रहता है, एक नर्स उसको उपलब्ध करवा रहे हैं। जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को सर्दी में एक बार घुमाने के लिए, मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं, उसी प्रकार इन बच्चों को हमने कहा कि आप ही 15 दिन के लिए एक बार देश भ्रमण पर जाएंगे। पिछले कल ही कर्नल धनीराम शांडिल जी ने 22 बच्चों को देश भ्रमण के लिए भेजा, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा दे रहे। ये जनता की संपदा को हमने उन लोगों को बांटा जो कोई मांग नहीं करते। किसान मांग कर सकते हैं, कर्मचारी मांग कर सकते हैं, महिला सम्मेलन मांग कर सकते हैं, महिला मंडल हमारे से मांग कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे मांग नहीं कर सकते, हमने उनकी आवाज सुना। 23,000 विधवाओं के बच्चों के लिए हम योजना लेकर आए हैं। 23,000 विधवा बहनें जिनके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारी सरकार ने फैसला किया उन विधवा बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नर्स बने, ITI में करे। डॉक्टर की फीस 1.5 लाख रुपया है, उसके हॉस्टल की फीस 75,000 रुपया है। एक विधवा बहन मेरे पास आई कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, दिल्ली में काम करता था, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं कैसे फीस दूंगी। हमने पूरे प्रदेश का सर्वे किया और इस योजना को पिछले महीने से लागू कर दिया। इन विधवा बहनों का उस संपदा पर अधिकार है। गांव के किसान जो खेतों में काम करते हैं, बागवान जो अपने खेत को सींचते हैं, उसको कैसे अधिकार मिलना चाहिए। हमने कहा गांव में जो गोबर आधारित खेती करेगा, प्राकृतिक खेती करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार 30 रुपए किलो से मक्की खरीदेगी, और अगर गेहूं की खेती करेगा तो 40 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। कोटखाई जुब्बल बागवान क्षेत्र है, और जो दूध पैदा करेगा पशुपालक, उससे हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया। मिलेट फेडरेशन द्वारा 30 रुपए किलो दूध खरीदा जाता था, हमारी सरकार ने 15 रुपए पिछले बजट में बढ़ाए और 45 रुपए किलो के हिसाब से गाय का दूध मिलेट फेडरेशन द्वारा खरीदा जा रहा है। मैं रोडू गया, मैं रामपुर गया, रामपुर की महिलाएं इतनी खुश थी। रोडू में लोगों ने बोला कि इसके प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये किसान के हाथ में सीधा पैसा जाएगा, और आने वाले समय में आप जहां सेब उगाएंगे वहां साथ साथ मक्की भी उगाएंगे, क्योंकि आपकी मक्की को सरकार खरीदेगी। ये किसान के हाथ की सोच है। मनरेगा में कई महिलाएं लगी रहती है, कई गरीब आदमी लगे रहते हैं। हमने मनरेगा की दिहाड़ी एक ही समय में 240 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए, 300 रुपए की, आज जो मनरेगा में लोग लगे हैं उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आपदा आई, केंद्र सरकार ने कोई हमें मदद नहीं की। हमने कहा हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए,
उन्होंने कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। आपदा के बाद केंद्र की टीम आई, हमने नहीं भेजी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। केंद्र के जो अधिकारी और कर्मचारी आई, उन्होंने कहा 9200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। आज तक उस नुकसान के जिसको पीडीएन कहते हैं, आज तक हमें एक पैसा नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम हार मान ले, हम अपनी जनता की सेवा ना करें। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया। कई परिवार हमसे मिले, जब मैं उनके पास गया, कहा हम रात को इस घर में सारा परिवार बैठकर खाना खाता था। खाना खाकर हम उठे, कुछ ही देर में पता लगा कि बड़ा ल्हासा आ रहा है। हम किसी तरह अपना जान बचाकर भागे। स्कूल के बच्चों के पास पढ़ने का बैग तक नहीं बचा, परिवार के पास पीने का पानी का गिलास तक नहीं बचा। केंद्र सरकार आंख बंद करके सो रही, हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा हम आपदा परिवार, जो भी परिवार 23,000 है, हम उनको बसाएंगे। मैं सुबह आपदा प्रभावित एरिया का दौरा करता था, शाम को घर वापिस, शाम को सचिवालय में बैठक करता था। अधिकारी कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा, 1.5 लाख रुपया मिलेगा। मैंने कहा ये बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी मुश्किल से 1 घर या 2 घर बनते हैं। दिन रात की मेहनत की कमाई उसको घर बनाने के लिए लग जाती है। और हम आम परिवार से निकल कर आए, हम जानते हैं कि घर बनाने में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और कुछ ही पलों में उसका घर उसकी आंखों के सामने बह जाए, पूरा नष्ट हो जाए, तो कैसे उस घर को परिवार आने वाले समय में अपना घर बनाएगा। अधिकारी कहते रहे नियम है, कानून है। हमने कहा हिमाचल प्रदेश के जो 22,000 आपदा प्रभावित परिवार है, उनके लिए हमने नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, और 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी। और जिसको आंशिक रूप से टूटा मकान होता था, उसको बढ़ाकर भी हमने 1 लाख रुपया किया। जिसकी पशुशाला चलेगी, उसको बढ़ाकर भी हमने 50,000 रुपया किया। आज कुल्लू के कई आपदा प्रभावित परिवार अपना घर बना रहे हैं। चौपाल में कई घर टूटे, यहाँ भी कई घर टूटे, उनको सबको हमने आपदा राहत से हमने पैसे दिए। यह सरकार की संवेदनशीलता होती है। रोहित जी मेरे साथ आ रहे थे, कहते आज ही घोषणा करनी है। मैंने बोला अभी मैं दूसरी बार आऊंगा तब करूंगा। फिर मेरे कार में बोलते आप तो कहते कि आप आज ही के लिए मुख्यमंत्री बनकर सोचते हैं। मैंने कहा ये मेरे काम करने की नीति है। मैं आज ही सोचता हूँ कि मैं आज के लिए मुख्यमंत्री हूँ, तो पीछे से कहते मैं भी ये आज ही सोचता हूँ कि मैं भी शिक्षा मंत्री आज हूँ। मतलब हाजिर जवाब तो फट है ये। तो मैंने पूछा कि क्या करना है, कहा हमारी एक ही मांग है। ये जो हमारा सीएससी है, यहाँ एक तो डॉक्टर आ जाए, सिर्फ कोट खाई के लोगों को ये पता लग जाए कि उन्हें खांसी जुकाम की दवाई तो यहीं मिल जाएगी। कोई बड़ी बीमारी जो होने जा रही है उसके बारे में डॉक्टर सही जानकारी दे। हम इतने सामर्थ्यशाली कि हमें सही जानकारी जब मिल जाएगी, हम अपना इलाज सही ढंग से करवा सकेंगे। यहाँ तो जानकारी ही नहीं मिलती, तो इसको कहते सिविल हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ाने की आपने करना। मैंने बोला बहुत पैसे लगेंगे। जैसे ही मैं यहाँ से घोषणा करूंगा, आप अगले दिन आ जाएंगे मेरे पास ही। तो शांडिल साहब भी साथ थे। शांडिल साहब ने कहा कि अभी हम आपको डॉक्टर नहीं दे सकते, अभी 200 डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है, उस समय आपको डॉक्टर देंगे, नहीं तो रोहित जी आप मेरे पास भी आ जाएंगे। तो बात इनके मन में जो आपकी चिंता है, उस चिंता को मानते हुए मैं यहाँ आपकी जो है सिविल हॉस्पिटल देने की मैं योजना करता हूं। इसके अलावा लिस्ट तो बड़ी लंबी पकड़ाई है मैंने। सब जज कोर्ट की बात कही है, इन
इनकी एक बात है, वकील की तरह अपने केस बड़ी अच्छी प्लीड करते हैं। अभी रेशो उतारे थे, वहाँ वो 29,000 है, यहाँ ओपीडी 40,000। वैसे ही इन्होंने केस का भी रेशो बताया कि कोटखाई के 4,000 केसेस कहते शिमला पहुंचते हैं, लंबित पड़े हैं। कोटखाई से आदमी शिमला पहुंचता है, कितना पेट्रोल खर्च होता है, कितनी गाड़ी खर्च होती है, फिर एक दिन उसको रहना भी पड़ता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट की इन्होंने मांग की है वो जायज है, इसको भी हम सरकार की तरफ से बोलने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सुन रहा था कि मैंने 110 करोड़ की प्रशासनिक की अनुमति दे दी और 45 करोड़ रुपया भी दे दिया। तो मैं अभी पूछ रहा था कि इन्होंने टेक्निकल मिनिस्टर रह के पूरे हिमाचल का बजट मेरे का लगता है प्रकृति नगर गुम्मा में दे दिया। 45 करोड़ बहुत होता है। फिर मैंने पूछा इनसे कि बिल्डिंग बनी है, तो सब बना हुआ है, तो पैसा वही खर्च हुआ होगा। पहले इन्होंने बिल्डिंग बनाई और अब ये कहा कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और सोलर का ITI, सोलर टेक्नीशियंस की ITI की करने की बात की है। उसको भी ये क्योंकि टेक्निकल मिनिस्टर रहे हैं, अगर मैंने बोलना इन्होंने अगले सेशन से शुरू करना ही है, उसको भी मैं खोलने की घोषणा करता हूँ। चमशू ब्रिज इज जुब्बल, वो तो जुब्बल में डिक्लेयर करेंगे। रोडू एंड जुब्बल एरिया ब्रिज एंड हल्टू नाला 5 करोड़ रुपए की इन्होंने मांग की है, मैं इसको देने की घोषणा करता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूं कि लोकसभा में आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टिक्कर के लिए इन्होंने फंड्स की बात की है, बस स्टैंड टिक्कर के लिए 3 करोड़ रुपए लेके, वो भी मैं घोषणा करता हूं। इसके बाद ये एक बैटनरी हॉस्पिटल की मैं खा गया था, मैंने सोचा सोए होंगे ये। कोटखाई को बैटनरी हॉस्पिटल एज सब डिविजनल बैटनरी हॉस्पिटल देने की, सब डिवीजन की जो है वो भी देने की मैं घोषणा करता हूं। पर एक ये बजट से पहले हम बजट में एलोकेट करेंगे इसका। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आपकी सेवा में आई है। हम आपकी संपदा को लूटने नहीं देंगे, ना ही लुटाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में प्रदेश की संपदा को लुटाया है। हम आपके संरक्षक हैं, हम कोई परमानेंट नहीं है इस कुर्सी पर। हम 5 साल के लिए आपने चुनकर भेजे हैं, इसलिए चुनकर भेजे हैं कि आपका अच्छा कर सके, आपके लिए ऐसी नीतियां लाई जाए जो गांव के विकास के लिए जरूरी है। हम उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं खुद 12-1 बजे तक बैठकर हर चीज को पढ़ने के बाद और गांव की पीड़ा को, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं गांव के परिवेश से आया हूं, आम आदमी की पीड़ा को मैं जानता हूं, दर्द को समझता हूं। आप जैसे परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हिमाचल आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब समाज के सभी वर्ग जाति, धर्म, क्षेत्रवाद से उठकर एक सोच से आगे बढ़े कि हमें हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनना है। और जो दे सकते हैं, जो अपनी जेब से सब्सिडी नहीं लेना चाहते, और सब्सिडी किसे मिलनी चाहिए? गरीब आदमी को मिलनी चाहिए। मैं दे सकता हूं, रोहित ठाकुर जी दे सकते हैं, जो करोड़ों रुपया इनकम टैक्स देते हैं वो दे सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार की सब्सिडी से परहेज करना चाहिए। ये उन पर निर्भर करता है कि वो सब्सिडी का त्याग करें। और जो नहीं दे सकता, उसके जीवन यापन को भी ऊपर उठाने का दायित्व प्रदेश सरकार का है। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पीने का नल नहीं है, जिसके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके पास पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ने के बाद भी
उसको शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पैसे नहीं है, हमारी सरकार उनका विशेष ख्याल रख रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने अभी जुब्बल कोटगा की एक बेटी जो बाहर विदेश में सिलेक्ट हुई, उसको कानून नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। वाईएस परमार ऋण योजना जो हम लेकर आए, 1% ब्याज पर उसको हमने 20 लाख रुपया बाहर पढ़ने के लिए दिया, क्योंकि उसकी सिलेक्शन मेरिट पर हुई थी। ऐसे ही जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको हमारा वाईएस परमार शिक्षा ऋण योजना शुरू की है। आपको 20 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है 1% पर। वो डॉक्टर की पढ़ाई करे, इंजीनियर की पढ़ाई करे या फार्मेसी की पढ़ाई करे, उसके 1% ब्याज के पर हम 20 लाख का ऋण दे रहे हैं। 1% क्यों रखा? इसलिए ताकि वो बच्चा जब बड़ा होकर जाए तो ये सोचे कि मैं इस ऋण के आधार पर पढ़कर आया हूं, मुझे इस समाज को भी वापस देना है, इसलिए ये ऋण रखा। बागवानी के क्षेत्र में जो हमने अभूतपूर्व सुधार किए हैं, ये सुधार यही नहीं रहेंगे, और अच्छे सुधार करेंगे ताकि आपकी जेब में और अधिक पैसा आए। मैं बात कर रहा था अभी, आपको मैं बताना चाहता हूं, छैला वाले रोड की बात कर रहा था। छैला से जो पराड़ा मंडी बनी, उसको हमने चौड़ा करने के लिए पैसा दिया। अब हमने कहा कि किसान को कैसे फायदा पहुंचेगा, तो रोहित जी कह रहे थे कि चढ़ाई में कई ट्रक के गेयर टूट जाते थे। हमने फैसला किया, मैंने अभी आते आते, कि छैला से लेकर राजगढ़ ओसगांव रोड को अगले बार सीआरएफ में डाल दिया जाएगा, उसको डबल लेन कर दिया जाएगा। उसको डबल लेन करने के लिए मैं अभी अधिकारियों से बात कर रहा था, तो 200 करोड़ रुपया खर्च आएगा। मैंने कहा इसकी आप डीपीआर बनाओ और ये राजगढ़ ओसगांव तक पहुंचे, ताकि जो सेब का ट्रक है उसका किराया भी कम लगेगा और आपकी जेब में ज्यादा पैसा भी आएगा। इसके अलावा मैं आपको रोहित ठाकुर जी के बारे में और बताना चाहता हूँ कि 2 साल में कितना कितना पैसा लिया है, क्योंकि ये मेरे पास तो आके बोलते ये मेरा अधिकार है। अधिकार बिल्कुल है। रोहित ठाकुर जी को जब आपदा आई तो 28 करोड़ रुपया इन्होंने आपदा के समय 2 महीने में यहाँ खर्च करवाया रोड खोलने के लिए। टोटल उस समय 33 करोड़ रुपया इन्होंने लिया। अभी जो टायरिंग हुई, क्योंकि मंत्री का एक प्रभाव होता है, विधायक का प्रभाव थोड़ा सा अपने तरीके का होता है, कम नहीं होता, लेकिन मंत्री का एक प्रभाव होता है। तो ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 70 किलोमीटर रोड में टायरिंग करवा चुके हैं। और जो पीएमजीएसवाई के तहत हिमाचल प्रदेश में कहीं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसे अगर किसी ने, मेरे को तो मिले ही नहीं है, 170 करोड़ रुपया हमने पीएमजीएसवाई में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपके लिए स्वीकृत करवाया। दवाड़ में 60 करोड़ रुपए की सड़कों का इन्होंने काम स्टार्ट शुरू किया। और जो हमारी सरकार के फंड से अलग होता है, वो भी 16 करोड़ रुपया अभी तक एक खर्च कर चुके हैं। तो तकरीबन बिल्डिंग में 40 करोड़ रुपया, जो ये अभी 2 करोड़ नहीं है, ये 14 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जिसका मैंने अभी उद्घाटन किया है। 2 करोड़ रुपया तो मेरे उद्घाटन से पहले इन्होंने इनको दिला दिया कि मैंने आना है, और 14 करोड़ की लाइबिलिटी का बिल भी थमा दिया। ये जितने अभी मैंने शिलान्यास किए, इसके लिए इस बजट से पहले ही पैसा लेना चाहते हैं, चाहे ट्रॉमा सेंटर की बात है, चाहे सीएससी की बात है। 286 करोड़ रुपया 2 साल में आपके ऊपर ये खर्च कर चुके हैं। और अभी जो ये है 3 महीने का वक्त, तो ये शांत बैठने वाले नहीं है, ये इनके स्वभाव में है। और ऐसा स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर आप मंत्री के रूप में देख रहे हैं, जितना अधिक परिवर्तन हम शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, अगर ये हमें सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वो परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा मंत्री के तौर पर जब शिक्षा संस्थान बंद करने की बारी आई, तो कैबिनेट में तरह तरह के सवाल उठते हैं। कहा कि 5 बच्चे हमें तो पढ़ाना है,
हमने जब रोहित जी ने उनसे पूछा कि टीचर कितने हैं, कि टीचर नहीं है, स्कूल का एक एसएमसी लगाया वो पढ़ा रहा है। उस स्कूल में जाकर जब रोहित जी ने देखा कि उस बच्चे की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो जब हम फैसला करते हैं उसमें अगर कंसर्न मिनिस्टर साथ ना दे तो फैसले में दिक्कत आती है। तो उन्होंने एक नीति के साथ, एक ध्येय के साथ ये फैसला किया कि हमें गवर्नमेंट स्कूलों की गुणात्मक शिक्षा में ज्यादा से ध्यान देना है। और इस बजट में हमने जहां 300 करोड़ रुपया राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए रखे हैं, आने वाले समय में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 6 स्कूलों को चयनित करके वहां पूरे शिक्षक उपलब्ध करवाने, इस दिशा से हमारी सरकार कार्य कर रही है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, तेज धूप का आज इन्होंने हमें सेक दिया, पता नहीं क्या दिया, लेकिन तेज धूप में आपके तेज तरार देता है। खुशी होती है जब आपका तेज तरार नेता आपकी वकालत करता है, आपकी योजनाओं को अमली जामा पहनाता है। और ये एक ही विभाग का काम नहीं है, हर जगह जाते हैं। तो ये जानते नहीं तो फिर किसी का स्कूल की ट्रांसफर कर देंगे या किसी के स्कूल का फंड बंद कर देंगे। तो मंत्री की ताकत का ये पूरा इस्तेमाल आपके लिए कर रहे हैं। और अच्छी बात है, एक ही मंत्री है जो सबसे ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोहित ठाकुर जी। के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कोटखाई से हमारा अपना पुराना रिश्ता है, प्यार है, तभी मेरे सहयोगी, एक तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक के हमारे नरेश चौहान जी है, बाकी भी सारे जुब्बल कोटखाई के लोग मैक्सिमम राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।